अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 44 की। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आप लोगों ने रिवीजन करनी है और वो रिवीजन आपकी होगी 25 से लेकर 43 तक, यानी कि आप पीछे 42 लेक्चर में भी आपकी रिवीजन ही थी, वो आपको दोबारा रिवीजन जो है वो करवाई जा रही है इस लेक्चर के अंदर। तो मैं बस आपको जो है वो थ्योरी पढ़ के यहाँ पर नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख आप लोगों के लिए जो है वो हाईलाइट की हुई हैं। बस मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में या एक आप लोगों को उर्दू में कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। वही चीज़ें जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप सुनने के बाद आपको बहुत कुछ जो है वो आपको जो है वो मेंटली तौर पे आप इस तरह प्रिपेयर लाजमी हो जाएंगे कि आप इंशाल्लाह अपने पेपर में अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकें। समरी देखें, आज आपने दोबारा से क्लास मैट्रिक्स की ही बात करनी है, फिर हम जो है वो कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, डिस्ट्रक्टर की दोबारा से बात करेंगे, यूनिटी फंक्शंस की बात करेंगे, इनपुट फंक्शन, ट्रांसपोज फंक्शन और कोड देखेंगे प्रोग्राम का। देखिए मैट्रिक्स फंक्शन में हम जो है वो आपको प्रीवियस लेक्चर की सारी बात बता रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स फंक्शन जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हम 2 डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आप लोगों को बस इस बात की समझ आनी चाहिए कि हमने अपने फंक्शंस को, अपने प्रोग्राम्स को कैसे, कहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कहाँ पर हमने क्लासेस क्रिएट करनी है, कहाँ पर हमने जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल करना है, कहाँ पर हमने अपनी क्लासेस का पब्लिक पार्ट, प्राइवेट पार्ट जो है वो लिखना है। ये तमाम चीज़ें आपकी क्लासेस के अंदर मेंशन होती हैं और इनको आप पीछे जो है एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया हुआ है। होपफुली अब आपको वो तमाम तर कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। उसके आगे वो आपको ये बता रहा है कि मैट्रिक्स जो क्लास होती है इंटीजर्स की, ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है। आपकी मैंने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो पार्ट 1 अपलोड किया, उसके अंदर मैंने ये आप लोगों को समझाया हुआ था। तो वहाँ पे ये वाला MCQs आया हुआ था कुछ इस तरह से कि जो मैट्रिक्स होता है इसकी जो डेटा टाइप होती है वो कौन सी होती है। अब देखिए मैट्रिक्स की कोई भी डेटा टाइप हो सकती है वो, लेकिन जो एप्रोप्रिएट डेटा टाइप होती है ना, और आपसे यही वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो एप्रोप्रिएट का वर्ड होता है उसको हम कहते हैं मुनासिब उर्दू के अंदर। तो आप लोगों ने ये बात याद कर लेनी है, एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब जो है वो इंट होती है, इंटीजर होती है, जो हम अपने मैट्रिक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप वो यही आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज इंटीजर, लेकिन जो आपकी एप्रोप्रिएट डेटा टाइप होगी डेट इज द इंटीजर। उसके आगे आपको कुछ कोड के बारे में बता रहा है। ये मैं आपको डायरेक्टली कोड आपके आने वाले जो लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि लास्ट आपका जो होगा ये पार्ट लेक्चर का, उसके अंदर इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर देखें आपको ये जो है वो डबल स्टैरिक का साइन इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब आपको याद होना चाहिए ये जो डबल स्टैरिक है ये आपको 2 डायमेंशनल अरे को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जहाँ पर ये डबल स्टैरिक का वर्ड आएगा ये 2 डायमेंशनल अरे होगा, जबकि जहाँ पर ये एंड का वर्ड आएगा ये आपके लिए रेफरेंस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत तमाम तर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से कवर करवाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा आपका उस वीडियो से हो जाएगा। उसके आगे अगर हम बात करें तो आपको जो है वो इस तमाम तर कोड की ही मिसाल आगे आपको बता रहा है और आपको ये बता भी रहा है जो स्टैरिक का साइन है ये आपने 2 दफ़ा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना है और मैट्रिक्स में 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। उसके आगे आपको मजीद बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह का अगर आपका फंक्शन आ जाए आपके इसमें MCQs में तो आपने इसको याद कर लेना है। ये जो पहले वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको 3, हमेशा पहले रोज होंगी और स्टैरिक यानी आपका पॉइंटर होगा और उसके बाद आपका कॉलम का फिगर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 स्टैरिक 5, अब आपने समझ जाना है कि 10 इसकी रोज हैं, ये पहला वाला पार्ट रोज को शो करेगा, जबकि जो दूसरा 5 वाला पार्ट है ये कॉलम को शो करेगा। दोनों बातों को आपने अपने माइंड में रखना है, दोनों आपसे MCQs में पूछी जाती हैं। उसके आगे आपको कुछ न्यू ऑपरेटर के बारे में बता रहा है, दोबारा से याद रहे जी। न्यू ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपने अगर अपने लिए कोई मेमोरी को रिजर्व करना है, कहाँ से, हीप से या फ्री स्टोर से, तो आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं। फिर कुछ आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर आपके लिए खुद जनरेट करता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखना भूल जाते हैं तो कंपाइलर हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर को लिख लेता है, डेट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपकी क्लासेस की कॉपी कर लेता है और उसको जहाँ पर भी आपने 10-20 दफ़ा इस्तेमाल करना है सिर्फ आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके आप जो है वो अपने कंस्ट्रक्टर का नाम कॉल करते हैं, गेट करते हैं और आपके तमाम तो जो क्लासेस की फंक्शनैलिटी होती है वो वहाँ पर आके सेम हो जाती है। डिस्ट्रक्टर याद रहे ये वो नेम होता है जब आपने अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर लिया, अब आपको मजीद ज़रूरत नहीं है कि जनाब अब आप मेमोरी को इस्तेमाल करें, अब आप मेमोरी को वापस कर दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वापस कैसे करेंगे आप? बाय यूजिंग द डिस्ट्रक्टर। और इसका साइन भी याद रखिएगा जनाब, इसका साइन कुछ होता है इस तरह से।
ठीक है। डिस्ट्रक्टर का साइन ये वाला होता है जबकि कंस्ट्रक्टर का कोई साइन नहीं होता। यही बात इसने आपको इस मैट्रिक्स में बताई हुई है। और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही नाम होगा जो आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही नाम होगा जो आपकी क्लासेस का नेम होता है। ठीक है, ये आपके 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके आगे आपको जो है वो मजीद इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फिर यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। यूटिलिटी फंक्शन का आपने वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है जहाँ पर आप जो है वो अपने कॉलम को और रोज को गेट करवाते हैं। और ये जो आपको CONST ये कांस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आप नंबर जो है वो गिवन करते हैं, जो आप नंबर देते हैं वो जो है वो कांस्टेंट रहे, उसके अंदर किसी तरह का भी जो है वो चेंज ना हो। तो उस चेंजिंग से बचने के लिए हम जो है वो कांस्टेंट का साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके आगे आपको कुछ बता रहा है जी इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज होता है कि ये जो इनपुट का सोर्स होता है, सोर्स से मुराद यहाँ पर ये होगी कि आप कैसे इनपुट देंगे। तो इनपुट का जो सोर्स होगा वो हमारा कीबोर्ड होगा, यानी सी इन का सोर्स या आई स्ट्रीम का सोर्स। और जो सी आउट होगा, जिसको हम सी आउट कहते हैं, आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं, जिसका काम ये होता है कि आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर दे, उसका सोर्स जो है वो स्क्रीन होगा। यही तमाम बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, कीबोर्ड और स्क्रीन वगैरह वगैरह। उसके आगे आपको मजीद एक ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है, वो प्लस है, माइनस है, और ये ओवरलोडेड ऑपरेटर के बारे में आपको बताया जा रहा है। ओवरलोड ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत एक आम ऑपरेटर से। और एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ लिख के। देखिए जो आपको नजर आ रहा है ना, A प्लस इक्वल टू बी, इसको दूसरी फॉर्म क्या होती है, या हम इसको किसके बराबर रख सकते हैं। या आपसे एमसीक्यूज में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि A प्लस इक्वल टू बी इज इक्वल टू, और आगे इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगा होता है। देखें इसका मतलब ये होता है कि A इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया ये, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसको इस तरह लिखते हैं कि A इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये आपने याद कर लेना है। ये किसके बराबर होता है जनाब, ये इसके बराबर होता है A प्लस इक्वल बी, ये इसके बराबर होता है। दोनों का आप इस तरह लिख सकते हैं, दोनों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इसको कंपाइलर के अंदर इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये भी मैंने आपको पीछे एक डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं सुना हुआ आपने तो आप यहाँ पर भी आपको मैंने कवर करवा दिया, तो इंशाल्लाह आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी। उसके आगे आपको बता रहा है कि अगर आपने कोई मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अपने जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर परफॉर्म करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने प्लस का ऑपरेटर परफॉर्म करना है वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपने माइनस का ऑपरेटर परफॉर्म करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं मानता हूँ इसमें थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन ये थ्योरी आपकी तमाम तर जो आपने सब्जेक्ट्स को, जो आपने पीछे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, उसी को आपको यहाँ पर दोबारा से बताया जा रहा है। उसके आगे ये वही बातें आपको बार बार कर रहा है, वही बातें आपको बार बार जो है वो बता रहा है। उसके आगे हम चलते हैं। ये थ्योरी में आपको छुड़वा नहीं रहा, ये तमाम तर बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। किसी बच्चे ने या किसी बच्ची ने ये नहीं सोचना कि शायद सर ने छुड़वा दी हैं। आपको छुड़वाना हरगिज़ ये मेरा मकसद नहीं होता। आप लोग देखें, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट लेक्चर्स को क्रिएट करूं, बल्कि तमाम तर कॉन्सेप्ट्स मेरे तमाम तर लेक्चर्स में आपको जो है वो नज़र आते हैं। ये थ्योरी मैंने आपको छुड़वाई नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसको खुद से रीड आउट करना है। थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को ये तमाम तर ऑलरेडी आप एक टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उसके आगे आपको इंसर्शन और एक्सट्रक्शन ऑपरेटर के बारे में बता रहा है जनाब। इंसर्शन और एक्सट्रक्शन ऑपरेटर हम सी इन और सी आउट के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे ये वही बातें आपको बता रहा है कि इस तरह से आप अपने फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी जो होती है ये लिमिटेड होती है, यानी कि इसका आपको ओवरलोड करना पड़ता है। उसके आगे हमारे पास आ गया जी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वही नेम होता है जो आप अपनी क्लास के अंदर नेम रखते हैं। आपने क्लास डेट बना ली, ठीक है, अब आपके यहाँ पर क्लास का नेम होगा डेट, तो ये इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो भी डेट ही होगा, और जो आपके डिस्ट्रक्टर का नेम होगा वो भी डेट ही होगा, बशर्त ये कि डिस्ट्रक्टर के साथ कुछ इस तरह का साइन मौजूद हो ताकि वो इस चीज़ को वेरीफाई करे कि यहाँ पर आपके लिए डिस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर आप अपनी मेमोरी को वापस कर रहे हैं। उसके आगे आपको एक प्रोग्राम बताया जा रहा है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि जो रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये रो के बराबर है, इसी तरह ये एक जो नंबर ऑफ कॉलम है ये कॉलम के बराबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, और एलिमेंट्स को इसने न्यू डबल स्टैटिक के साथ जो है वो गेट किया। गेट करने के बाद इसने फोर का यहाँ पर जो लूप है उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद इसने इसको जो है वो एक दूसरे के बराबर रखने के बाद और जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर देखें इसका काम ये होगा कि अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि आप फोर लूप को इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया गया, और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पर फ़ौरन से इनिशियलाइज़ कर दिया गया। इनिशियलाइज़ यहाँ पर जीरो से जो है वो किया गया है।
उसके आगे आपको बता रहा है कि जो सी और सी लैंग्वेज होती है, यानी सी और सी प्लस प्लस के अंदर एवरी रो स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड विद अपर लिमिट -1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सी और सी प्लस प्लस में हर जो रो होती है वो स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से और ये आखिर या एंड होती है हमेशा अपर लिमिट -1 से। ये एमसीक्यूज आपका एज इट इज आता होता है, इसको भी आपने याद कर लेना है। उसके आगे देखें, ये आपको सिंटैक्स बताया जा रहा है कि आपने अपने रो को और कॉलम को अगर जीरो से इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट करना है, असाइन करना है, तो आप यहाँ पर इसको असाइन कर देते हैं। उसके आगे अब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने मैट्रिक्स कॉलन मैट्रिक्स आपका जो है वो कोड है फंक्शन का, कौन सा फंक्शन का, कि अगर आपने नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को दोनों को एक जो है वो डबल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। याद रहे मल्टीप्लाई करवाने का तरीका 42 में मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स में आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि इसकी आपने रो पकड़नी है और इसका आपने कॉलम पकड़ना है और दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और दरमियान में जो साइन होता है वो हमेशा प्लस का होता है। इसी तरह आपने दूसरी जो रो है उसको पकड़ना है और जो है वो दोबारा से पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह पहली रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ और जो दूसरा है उसको भी दूसरे के साथ। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में हमारे पास जो आंसर होता है वो प्लस होता है। तो ये तमाम तरह काम आपके लिए जी का वर्क करेगा आपका कंपाइलर जब इसको वर्क करवा देगा, वर्क करवाने के बाद होगा कुछ इस तरह से कि वो अब आपको यहाँ पर वर्क करवाने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर इसको उसी एलिमेंट के दोबारा बराबर रख देंगे। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम कहते हैं कि जनाब जो भी आंसर है उसको दोबारा इसी एलिमेंट सेव के अंदर जो है वो सेव कर दो। उसके आगे यहाँ पर आपको मज़ीद एक बात बताई जा रही है कि रिमेंबर याद रखें व्हेन वी यूज़ द डॉट ऑपरेटर, जब हम डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो इसका काम ये होता है कि ये एक्सेस देखो किसको एक्सेस देता है जी, ये आपके लिए डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर देता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। डॉट ऑपरेटर जो होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस्तेमाल करते हैं ऑपरेंड के। और इसके अलावा हम कुछ अब डिस्ट्रक्टर की बात करेंगे। डिस्ट्रक्टर का जो आपके लिए जो सिंटैक्स है वो इंपॉर्टेंट है, डिलीट, उसके बाद हम जो है वो इस तरह की ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। इसको आपने रटा जिस तरह आप कह सकते हैं लगा लें, लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने पहले डिलीट का साइन लिखना है, डिलीट के बाद ये ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद आपके लिए कोई एलिमेंट्स आएंगे और देन सेमीकोलन। ठीक है, ये वाली बात आपने याद कर लेनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रक्टर का एक मेन पॉइंट होता है या डिस्ट्रक्टर का एक मेन सिंटैक्स होता है जो कि आपसे पूछा जाता है कि द सिंटैक्स ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज, और इसकी वर्किंग भी आपसे थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो आपने वो भी बता देना है कि जनाब जो इसका काम होता है वो डिस्ट्रॉय कर देना, मेमोरी को वापस हीप को वापस करना, इसका जो है वो काम होता है। फिर हम यूटिलिटी फंक्शंस की बात करेंगे। यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर हमने जो रोज़ होती हैं और जो कॉलम होती हैं उनको रिलेटिविटी के लिए इस्तेमाल करना होता है और इसका सिंटैक्स ये होता है, ये इंट मैट्रिक्स कोलन कोलन गेट रोज, उसके बाद कांस्टेंट, और इसको हमने रिटर्न करना होता है नंबर ऑफ रोज को। और इसी तरह अगर आप कॉलम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कॉलम जो कॉलम है उसमें आपने रोज के बजाय कॉलम लिखना है और आपने रिटर्न भी कॉलम का जो है वो एक वेरिएबल करना होता है। ये इसने आपको यहाँ पे वैल्यूज़ करके बताई हुई हैं। अब इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ से कुछ आता होता है, बट इसको आपने अपनी नज़र से ज़रूर एक दफ़ा गुजार लेना है। उसके आगे आपको आउटपुट स्ट्रीम के बारे में बताया जा रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आउटपुट स्ट्रीम को हम OS भी कहते हैं और इसको सी आउट भी हम जो है वो कह रहे होते हैं। अब आपने जो भी काम करना है उस फंक्शनैलिटी को आपने मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए आपने उसको सी आउट की फॉर्म में अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको इनपुट फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सी इन का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। सी इन के कॉन्सेप्ट में होता कुछ इस तरह से है कि आप यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं, यानी जो आप अगर मैं यूज़र हूं तो मैंने कोई सी इन का प्रोग्राम लिखा है तो मैं खुद वैल्यू दूंगा और उसी को वैल्यू को मैनिपुलेट करके मुझे मेरा डेटा सी आउट की फॉर्म में दोबारा से रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके आगे हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ट्रांसपोज फंक्शन हम मैथमेटिकली या जो आपकी वेरिएबल कोडिंग होती है उसके अंदर कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिसका काम ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ रोज जो आप लिखते हैं या जो मैं लिख रहा हूँ अपने प्रोग्राम में उसको चेंज कर दिया जाए नंबर ऑफ कॉलम में और नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर दिया जाए नंबर ऑफ रोज के अंदर। तो ये मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोज फंक्शन का। इसको कोडिंग में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कोडिंग में हम इसको इफ एल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इफ अगर नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं, या आप सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जनाब दोनों मैट्रिक्स जो है वो स्केयर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास 1 2 2 3 फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझ लें। तो अब आप यहाँ पे चेक करें, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स स्केयर किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। अगर ये बराबर हैं तब आपने क्या करना है, आपने फॉर लूप के लगाने के बाद आपने इनको देखें, पहले आपको कह रहा है कि i+1 j, उसके बाद j++। अब यहाँ से आपको इसका मेन फर्क नजर आएगा कि एलिमेंट्स i और j
तो इसके बाद कह रहा है कि जे और आई, यानी कि जे और आई नहीं, उल्ट कर दो इसको, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज ले लिया जाए। अब हम लेंगे किस तरह, जो 1 और 2 आपको नजर आ रहा है इसको आपने कर देना है 1, चलिए यहाँ पे 4 कर लेते हैं ताकि आपकी आसानी मजीद हो जाए, चूंकि 2 2 सेम हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। 1 और ये हो जाएगा 4, और दूसरा 2 3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। तो ये आपने जनाब इंटरचेंज कर दिया नंबर ऑफ रोज को, ये 1 2 आपके पास रो थी, ये आपका कॉलम आ गया, और ये आपके पास दूसरी रो थी, ये भी दूसरा कॉलम जो है वो क्रिएट हमने यहाँ पे कर दिया। ये मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोज लेने का, और इसकी कोडिंग जो है वो ये वाली होती है, जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दी है। ओके, ये आपका एक मेन फंक्शन है, जो मैंने आपको एक टुकड़ों की फॉर्म में समझाया था, वो मेन फंक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैं आपको अब करवाऊंगा नहीं, मैंने आपको ऊपर तमाम तर बातें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, आपने बस इसको एक दफ़ा खुद से देखना है। काफ़ी लंबा ये फंक्शन है, इतना लंबा प्रोग्राम आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन इसका जो पार्ट्स की फॉर्म में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, यानी कि इसका पार्ट होगा, थोड़ा सा पार्ट वो आपको दे देंगे, और उस पार्ट के अंदर आपको कहेंगे इसके अंदर आपने जो है वो एरर को फाइंड करना है। एरर को फाइंड करने के अलावा वो आपसे कहेंगे कि आपने जहाँ पर भी जो ओ स्ट्रीम है, यानी कि आउटपुट इसका क्या हो सकता है, इनपुट इसका क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बहरहाल इंशाल्लाह जो पार्ट 2 होगा मेरे प्रिपरेशन का, उसके अंदर मेरी बेहतरीन कोशिश होगी जो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन वीडियो है उसके अंदर पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाए जाएँ और उसको सॉल्व करने के बाद आप तक पहुंचाया जाए। ये इसका आउटपुट है। आउटपुट में आपने जो नंबर हैं, यानी कि जो आपने वैल्यूज़ हैं उनको गेट करवाया है। वैल्यूज़ को गेट करवाने के बाद आपने यहाँ पर इनको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ऐड करवाया। देखें ये ऐड हो रहा है, ऐड मैट्रिक्स n इंटू m, ये ऐड होगा। ऐड के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको माइनस करवा दिया, ठीक है। माइनस करवाने के बाद आप इस तरह मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसके बाद आपका एक डिजायर्ड आउटपुट जो मेन फंक्शन था वो कवर हो जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स लेक्चर था, एक रिवीजन टाइप आपका लेक्चर था। इसके अंदर आपने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको नज़र से ज़रूर गुजारना है। आपने प्रोग्राम को खाली जो है वो नहीं छोड़ना है। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।